अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इंग्लिश 201 के शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको आसान और इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूं कि ये कोर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। So let's start our first lecture, which is about introduction to business and technical communication. इस कोर्स का मेन मकसद ये है कि स्टूडेंट्स ऐसी स्किल्स सीख सकें जो उनको अलग अलग बिजनेस सिचुएशंस में क्लियरली और शॉर्ट तरीके से कम्युनिकेट करने में हेल्प करें। एंड स्टूडेंट्स ये भी सीखेंगे कि इफ़ेक्टिव रिटन मैसेज को प्लान और ऑर्गेनाइज करना कितना ज़रूरी है। कोर्सेज दो पार्ट में डिवाइड है, इन रिटन कम्युनिकेशन एंड इन ओरल कम्युनिकेशन। सो रिटन कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स प्लानिंग, स्ट्रक्चर और स्टाइल के इश्यूज सीखेंगे। वो सीखेंगे कि मेमोज, लेटर्स, प्रपोजल, शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स और प्रोसीजर एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। साथ ही वो एडिटिंग और रिसीविंग के ज़रिए मुश्किल इंफॉर्मेशन को सिंपल बनाएंगे ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स पावरफुल और कन्विंसिंग बन सकें। उसके बाद ऑरल कम्युनिकेशन का पार्ट उनको ये सिखाएगा कि प्रेजेंटेशन कैसे प्लान और डिलीवर करनी है, ग्रुप में कैसे बिहेव करना है और मीटिंग्स को इफ़ेक्टिवली प्लान और कंडक्ट कैसे करना है। इसके बाद हमारा टॉपिक हमारा जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। बिजनेस और टेक्निकल कम्युनिकेशन सीखने का फ़ायदा ये है कि एक बंदा अपने वर्क प्लेस पर अपने रोल्स समझता है। जैसे एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के दो रोल्स होते हैं, स्पेशलिस्ट और कम्युनिकेटर। स्पेशलिस्ट में नए आइडियाज़ जनरेट करना जो यूज़फुल हो एंड कम्युनिकेटर में उन आइडियाज़ को वर्कर्स, कस्टमर या मैनेजमेंट के साथ शेयर करना होता है। एंड कोई ऑर्गेनाइजेशन कई कई ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन मुश्किल होती है। ऐसे केसेस में सिर्फ आपके मेमोज, रिपोर्ट्स और लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स ही आपकी एबिलिटी का प्रूफ होते हैं। एंड मैनेजर्स का काम भी राइटिंग से जुड़ा होता है क्योंकि उनको अपने सीनियर्स और जूनियर्स दोनों को अलग अलग मैसेजेस भेजने होते हैं। इसीलिए एम्प्लॉयज़ हमेशा लोगों को प्रेफर करता है जो अच्छी राइटिंग स्किल्स रखते हैं। उसके बाद इन अ स्टडी 94% ऑफ द ग्रेजुएट्स, एक रिसर्च के मुताबिक 94% ग्रेजुएट्स ने कहा कि अच्छा लिखना उनके लिए ज़रूरी है। 58% ने कहा कि ये उनके करियर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इंजीनियर की एक सर्वे में 89% ने कहा कि प्रमोशन के वक्त राइटिंग स्किल्स को कंसीडर किया जाता है। सिर्फ रिकॉग्निशन ही नहीं अच्छी राइटिंग पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी लाती है। सिर्फ रिकॉग्निशन ही नहीं बल्कि अच्छी राइटिंग पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी लाती है। एंड ये आपको एक अहम असर डालने के लिए मींस ये आपके एक अहम असर डालने का मौका देती है। प्रोफेशनल करियर में सक्सेस के लिए आपको लोगों की ओपिनियंस, एक्शंस और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है और ये काम मोस्टली राइटिंग स्किल्स से होता है। राइटिंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल। वर्क प्लेस पर लिखना स्कूल के लिखने से बहुत अलग होता है। काम के लिए लिखने के लिए आपको नए राइटिंग स्किल्स और लिखने का नया सोचने का तरीका सीखना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि जॉब पर राइटिंग और स्कूल की राइटिंग में बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। एंड पर्पसेस ऑफ राइटिंग, स्कूल में स्टूडेंट का मकसद एजुकेशनल होता है, जैसे टर्म पेपर्स लिखना या एग्ज़ाम देना, जहां आप अपना नॉलेज शो करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ज़्यादा लिखना आपके लिए एक स्ट्रेटजी होती है, मीन्स ज़्यादा लिखना ज़्यादा मार्क्स
एंड जॉब पर एम्प्लॉय का मकसद प्रैक्टिकल होता है, मतलब आपका राइटिंग एम्प्लॉय की बिजनेस नीड्स को पूरा करने के लिए होता है। यहाँ आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देनी होती है जो रीडर को ज़रूरत है। एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने से रीडर का टाइम वेस्ट होता है और उसे इरिटेशन होती है एंड रीडर कंफ्यूज भी हो जाता है। सो एफिशिएंसी कम हो जाती है एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। ऑडियंस ऑडियंस एट स्कूल, स्कूल में आपका रीडर सिर्फ एक होता है जो कि इंस्ट्रक्टर होता है। एंड जॉब पर आपको अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए लिखना होता है, जैसे बॉस, कोवर्कर्स, क्लाइंट्स। सो हर एक की अलग सोच होती है और वो आपके इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जॉब पर जो लिखते हैं वो स्कूल से बहुत डिफरेंस होता है। स्कूल में स्टूडेंट्स टर्म पेपर्स और एग्ज़ाम्स लिखते हैं, जबकि जॉब पर लोग मेमोज, बिजनेस लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स वगैरह लिखते हैं। सो हर कम्युनिकेशन की अपनी एक प्रोफेशनल स्टाइल और फॉर्मेट होती है, और वर्क प्लेस में सक्सेसफुल होने के लिए इन सब तरीक़ों को सीखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑनरशिप। ऑनरशिप में जो लिखा जाता है वो सिर्फ स्टूडेंट का होता है, लेकिन जॉब पर राइटिंग का ऑनरशिप आपके पास नहीं रहता, बल्कि वो एम्प्लॉयर का होता है। मतलब आप जो लिखते हैं वो सिर्फ आपको नहीं रिप्रेजेंट करता, बल्कि आपके डिपार्टमेंट और कंपनी को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कस्टमर को एक लेटर या रिपोर्ट लिखते हो, तो कस्टमर उसे आपकी कंपनी का ऑफिशियल मैसेज समझेगा, ना कि आपका अपना पर्सनल। सो अगर आप पर्सनल लिखते हो तो उसकी वजह से आपकी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट जीत भी सकती है और हार भी सकती है। सो दो और सिचुएशंस बहुत कॉमन होती हैं। एम्प्लॉयर्स कमेटीज में मिलकर और रिपोर्ट्स, प्रपोजल और डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं। फाइनल वर्जन किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता, एंड कई दफ़ा डॉक्यूमेंट्स किसी और के नाम से भेजा जाता है। जैसे डिपार्टमेंटल रिपोर्ट स्टाफ लिखता है, लेकिन वो हेड डिपार्टमेंट के साइन के साथ जाती है। सो इसलिए जॉब पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये सीखना ज़रूरी है कि आप उन सर्कमस्टेंसेस में लिखना सीखें जहां आपकी राइटिंग का ऑनरशिप एम्प्लॉयर का होता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमेशा अपने रीडर्स को माइंड में रखें। सोचें कि उनको आपसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। ये भी सोचें कि आप उन पर किस तरह असर डालना चाहते हैं, एंड ये सोचें कि वो आपकी बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे। एंड ये भी सोचना चाहिए कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नाइला हॉस्पिटल किचन को मॉडिफाई करने का प्रपोज़ल लिखती है और वो क्लियरली प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करती है, ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करती है और रीडर्स को कन्विंस करती है बिना उनको थ्रेट फील करवाए, तो उसका प्रपोज़ल सक्सेसफुल हो सकता है, सक्सेसफुल होगा बल्कि। एंड अगर लेकिन उसका प्रपोज़ल कंफ्यूजिंग हो या रीडर्स को कन्विंस ना कर सके, तो वो एक पुशी पर्सन लगेगी। मतलब ऐसी जो अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाना चाहती हो और अपने रोल से आगे निकल गई हो। मीन्स उसने बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लिख दी हों, और अगला बंदा उसको थ्रेट समझ रहा हो, ज़बरदस्ती समझ रहा हो, तो उसको पुशी पर्सन समझा जाएगा। सो द नेक्स्ट वन है रीडर्स क्रिएट मीनिंग। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में लिखते वक्त हमेशा तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए। रीडर्स का जो रोल है, रीडर्स का जो रोल है उसका मतलब ये है कि जो लोग आपका लिखा हुआ पढ़ते हैं वो अपने तरीके से समझते हैं। रिटर्न राइटर सिर्फ वर्ड्स देता है, लेकिन मीनिंग रीडर अपने दिमाग में बनाता है।
रीडर्स क्रिएट मीनिंग मीन्स रीडर्स मीनिंग क्रिएट करता है, मतलब जब कोई लिखा हुआ पढ़ता है तो वो सिर्फ वर्ड्स पर फोकस नहीं करता बल्कि अपनी सोच और एक्सपीरियंस के हिसाब से मीनिंग बनाता है। जैसे एक ही लाइन को दो लोग अपने अपने एंगल से अलग समझ सकते हैं। एक ही मतलब के हम दो मीनिंग्स बना सकते हैं, टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बोल सकते हैं। एंड रीडर्स की रिस्पॉन्स सिचुएशन पर डिपेंड करती है। मतलब रीडर किस मूड में है, उसका इंटरेस्ट क्या है, राइटर के साथ उसके पहले कैसे रिलेशन थे, ये सब उसके रिएक्शंस को चेंज कर देते हैं। जैसे अगर बॉस ऑलरेडी गुस्से में है तो आपके सिंपल रिपोर्ट को भी उसे नेगेटिव लग सकती है। उसका अगर आप वो गुस्से में है ना तो वो आपकी सिंपल सी आसान लिखी हुई रिपोर्ट भी उसको नेगेटिव लगेगी। तो ये रीडर है उसके मूड पे भी डिपेंड करता है। एंड रीडर्स मोमेंट टू मोमेंट रिएक्ट करते हैं, मतलब रीडर्स हर सेंटेंस या पॉइंट पढ़ते हैं, उस पर फ़ौरन रिएक्ट करता है, फिर अगली बात पढ़ता है और फिर रिएक्ट करता है। वो एंड तक वेट नहीं करता, बल्कि जैसे प्रपोजल में अगर स्टार्ट वीक हो तो रीडर शुरू में ही उसे पूरा नहीं पड़ेगा, बोर हो जाएगा। हमें जो अपनी रिपोर्ट है उसको अट्रैक्टिव भी बनानी चाहिए ताकि रीडर जो है बोर ना हो, उसका फ्लो ना टूटे। सिंपली राइटर सिर्फ लिखता है, लेकिन असली मीनिंग और रिएक्शन तो रीडर अपनी सोच, सिचुएशन और मूड के हिसाब से बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।